गुड मॉर्निंग सभी को। पिछले टर्म पे हम लोग ने इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन किया था। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। हमने इनइलास्टिक कोलिजन के बारे में भी बात करी थी, लेकिन अच्छे से फिनिश नहीं हो पाई थी। उसको कर लेते हैं और इलास्टिक कोलिजन्स इन टू डायमेंशन भी करेंगे। तो हमने इनइलास्टिक कोलिजन में बहुत सारी बातें जो बेसिक थी वो कर ली थी। मैथमेटिकल जो स्वरूप था उसको डिस्कस हम लोग कम कर पाए थे। इसमें जैसा कि हमने कहा था, यह बात सामने आई थी कि दो बॉडीज कोलाइड करने के बाद आपस में चिपक जाती हैं और इसमें एनर्जी कंजर्व नहीं होती है। हालांकि मोमेंटम कंजर्व रहता है इनइलास्टिक कोलिजन के लिए। जस्ट रिमाइंड करा रहा हूँ। तो उसके लिए हम कंसीडर करते हैं, लेट अस कंसीडर two bodies with masses m1 and m2. Before collision, velocities before collision माने संघर्ष से पहले जो उनके वेग हैं वो u1 और u2 हैं रिस्पेक्टिवली का मतलब m1 वाले का जो वेलोसिटी है वो u1 है और m2 वाले की u2 है। ये हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। अब अगर ये कोलाइड करते हैं तो बिफोर कोलिजन में बहुत ज़्यादा, चूँकि डिस्क्रिप्टिव नहीं है तो ऐसा सच लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास लिटरेचर है, लिखा हुआ मैटर है, मटेरियल है। तो m1u1 प्लस m2u2 ये बिफोर कोलिजन मोमेंटम हुआ और आफ्टर कोलिजन ये यहाँ पे आप लिख सकते हो बाय द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई होता है बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम वी हैव। जैसा कि आप पहले से जानते ही हैं कि मोमेंटम इनइलास्टिक कोलिजन में भी कंजर्व रहता है, तो इसमें हम अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी बात ये थी कि बॉडीज की अपनी अलग अलग पहचान कोलिजन के बाद मिट जाती है। दोनों बॉडी मिलके एक हो जाती हैं और जो मिलके एक होने वाली बॉडी है उसका मास m1 प्लस m2 और इसकी जो कॉमन वेलोसिटी है या कंबाइंड होने के बाद जो वेलोसिटी है या आफ्टर कोलिजन जो वेलोसिटी है वो हम अगर एज्यूम करें कि v होती है तो ये इक्वेशन बन के सामने आएगी। तो ये इक्वेशन 1 आप कंसीडर कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि एनर्जी कंजर्व नहीं होती है। सिंस एनर्जी इज not conserved in inelastic collisions. प्रेजेंट केस है ना, ये जो हम केस लेके चल रहे हैं वो इस केस में हम मतलब इलास्टिक कोलिजन मान के चलें होता ही है। तो
इसमें आप बिफोर कोलिजन जो एनर्जी है हाफ m1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 स्क्वायर है। आफ्टर कोलिजन जो कि इक्वल नहीं है, हाफ m1 प्लस m2 कंबाइंड मास हो गया और वेलोसिटी कॉमन ये भी मैं पहले कह चुका हूं कि बराबर नहीं है, इतना ही जानना काफी नहीं। ये पहले वाली एनर्जी ज्यादा है और बाद वाली जो आफ्टर कोलिजन वाली एनर्जी कम है, तो हम ग्रेटर का साइन कॉन्फिडेंटली लगा सकते हैं। देयर इज ए लॉस ऑफ एनर्जी, देयर इज ए लॉस ऑफ एनर्जी, देयर इज ए लॉस ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ एनर्जी। यानी अगर हम इक्वलिटी का साइन लगाना चाहें इसमें हम लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे? हमने इक्वलिटी का लगा दिया साइन, लेकिन इस इक्वलिटी को लगाने के बाद जो एनर्जी का लॉस हुआ है ये कम है ना। आप एक बैलेंस पकड़े हुए हो, एक भारी दिख रही है एक हल्की दिख रही है, दोनों को बराबर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मतलब उसमें मास रखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर इक्वेशन बराबर नहीं हो रही है, सॉरी इक्वल का साइन लगाना है, तो अब आपको इसमें क्या रखना पड़ेगा? हम क्या तौल रहे हैं? मास तो तौल नहीं रहे, एनर्जी तौल रहे हैं। तो जो एनर्जी का डिफरेंस आया है उतना अमाउंट का आप इसमें जोड़ दीजिए, इक्वल हो जाएगा। इसको आप ब्रैकेट में लिख सकते हो लॉस ए एनर्जी। अब एनर्जी किस रूप में खर्च होती है ये हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। जो ग्रॉस बॉडीज होती हैं उन्हीं में होता है ये इनइलास्टिक कोलिजन, है ना। जैसे लाइक स्टोन है या कोई जो है बॉडी उसमें धंस जाती है, तो हीट के रूप में या साउंड के रूप में एनर्जी खर्च हो सकती है। तो इस तरीके से हम दो इक्वेशंस हम बना सकते हैं। अब वैसे तो डिटेल हम लोग जो मैथमेटिक्स है वो जो गिवन न्यूमेरिकल वैल्यूज होंगी उससे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन कुछ चूंकि ये चीज अज्ञात है, ये अज्ञात है, ये कॉमन वेलोसिटी v हम लोग निकाल सकते हैं पहले वाली इक्वेशन से। तो v हम लोग निकालते हैं तो क्या निकलता है? पहली वाली इक्वेशन से m1u1 प्लस m2u2 अपॉन m1 प्लस, इसको कॉमन वेलोसिटी भी बोलते हैं, ध्यान है। आफ्टर कोलिजन जो वेलोसिटी है इसको कॉमन वेलोसिटी भी बोलते हैं। अब हम और सिंपल बनाने के लिए कुछ जो मैथमेटिक्स इन्होंने करके देखी है कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का रेशियो क्या हो सकता है, यही ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। ये छोटी छोटी चीज़ें ये इक्वेशन ही सीधे सीधे पूछ दे कि बेसिक बच्चे को आता है कि नहीं आता है, या ये इक्वेशन पूछ दे सकता है, केवल ग्रेटर और लेस वाला का साइन लगा के कर सकता है। इसके अलावा एनर्जी, ये एनर्जी के बारे में जानकारी मांग सकता है, किस फॉर्म में खर्च होती है, इसी पे घुमा फिरा के क्वेश्चंस बन सकते हैं। कॉमन वेलोसिटी का फॉर्मूला हो सकता है ना। अब जो है हम और मैथमेटिक्स करने के लिए इसको बिठा दूं ऊपर वाला। अब जो है हम लोग ये केस लेते हैं कि कोई बॉडी जो m2 मास है इसका हम u2 0 मान लेते हैं, यानी आके m1 मास वाली बॉडी जिसका u1 वेलोसिटी थी वो इससे कोलाइड करती है। ये कोलिजन हुआ और कोलिजन के बाद ये m1 प्लस m2 मास हो गया, u2 0। तो ऐसी स्थिति में v को निकालना और आसान हो जाएगा। ये v का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? u2 अगर 0 हो जाए तो ये चीज खत्म हो जाएगी। अगर बॉडी 2 रेस्ट में है, u2 0 का मतलब रेस्ट में है, और उससे कोई बॉडी कोलाइड करती है
तो दोनों मिलके तो चलेंगी, शुरुआत में भले ही जीरो हो, मोमेंटम तो उसके साथ पहली वाली बॉडी का मिक्सअप हो ही जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो उसको चलना ही पड़ेगा रेस्ट वाले को। किस वेलोसिटी से चलना पड़ेगा? v इक्वल टू m1u1 अपॉन m1 प्लस m2। अब ये जो मैथमेटिक्स करने जा रहे हैं वो ये है कि जो फाइनल वेलोसिटी, फाइनल जो है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, दोनों की मिला के बता सकते हैं। ये के आई का मतलब है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। चूंकि बॉडी 2 रेस्ट में थी तो इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 थी, और जो कुछ एनर्जी थी वो इसी के पास थी, तो कितनी थी? हाफ m1 स्क्वायर। फाइनल में अगर आप कहोगे kf तो इसमें हाफ m1 प्लस m2 हो गई और v स्क्वायर, और v का मतलब आप जानते हो कि हम ये सब्स्टिट्यूट करके इसका एक्सप्रेशन कर सकते हैं। मैं इसको डिटेल पूरा नहीं कर रहा हूँ, ये इन्होंने एक इक्वेशन निकाल के दी है, मतलब सॉल्व करोगे इसको इसमें रखने के बाद तो kf अपॉन ki की वैल्यू निकल के आएगी m1 अपॉन m1 प्लस m2। ये लर्न कर सकते हो ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब जो मास पहले जो जिसके पास काइनेटिक एनर्जी थी उसका मास, और बाद में दोनों कंबाइंड हो गई तो कंबाइंड मास। तो निश्चित रूप से इनिशियल काइनेटिक एनर्जी उल्टा है, देखिए फाइनल देखिए ऊपर है, ये कम लग रहा है, ये बड़ा लग रहा है। तो इसको आप लर्न कर सकते हैं कि एक सिचुएशन दे दे कि बॉडी with mass m2 is at rest, a body with mass m1 collides inelastically and stick together. What is the ratio of final kinetic energy and initial kinetic energy? तो आपने अगर पहले से सॉल्व किया है और मेमोरी में याद है तो वहाँ पे सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं। ये तो निश्चित बात है कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है और फाइनल काइनेटिक एनर्जी कम है। जो बड़ी नंबर है वो कौन सी है? m1 प्लस m2। ये ज़्यादा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है, तो ki इज ग्रेटर देन kf भी कह सकते हो, या kf अपॉन ki इज लेस देन 1। ये बड़ा हो गया ना, और उल्टा लिखोगे ki अपॉन kf ग्रेटर देन 1 लिखा है। मतलब घुमा फिरा के एक छोटी सी चीज को कितने तरीकों से ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जा सकता है, इसलिए मैं लिख लिख के दिखा रहा हूँ आपको। अब समझ में आ रही बात? ऑब्जेक्टिव कैसे बनते हैं? वही नॉलेज जो बेसिक तरीके से आप जानते हो उसी को सीधे सीधे पूछ दिया कि ये फॉर्मूला होता है, रेशियो है ग्रेटर देन और इक्वल टू, मतलब ग्रेटर देन 1 लेस देन 1 उल्टा करके कर दिया, या फिर इस ढंग से लिख दिया। लॉस ऑफ एनर्जी तो आप बिना सोचे समझे, फॉर्मूला नहीं मालूम होगा तब भी आप कहोगे कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फाइनल से ज़्यादा होती है। ये आप फॉर्मूले ना भी पढ़े होंगे आप आंसर कर लेंगे। ये भी आप आसानी से कर लोगे, ये फॉर्मूले नहीं मालूम होंगे कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी इनेलास्टिक कोलिजन में कम होती है, तो kf कम मान के चलोगे कि आई कम ज़्यादा मान के चलोगे, तो अपने आप ही ग्रेटर देन और इक्वल टू ग्रेटर देन 1 या लेस देन 1 जैसी सिचुएशन होगी आप आंसर कर सकते हो। लेकिन एग्जैक्ट जो है ये फॉर्मूला ये भी जानना जरूरी है। इस सिचुएशन में m1 अपॉन m1 प्लस m2 होता है। दूसरा इन्होंने ये कैलकुलेशन किया है लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, ये रख लीजिए। ये लॉस का मतलब है कि जो हमने इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला सॉल्व किया है, इनका डिफरेंस किया, सॉल्व करने के बाद ये फॉर्मूला भी आप रख सकते हो, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? ये जो स्टिक होती है बॉडी इस सिचुएशन में मतलब बॉडी सेकेंड बॉडी इज एट रेस्ट, इसी के लिए फॉर्मुलेशन किया है। अगर रेस्ट में न मानते तो बहुत लंबी चौड़ी कैलकुलेशन हो जाती, इसलिए ये केस करके आपको
सामने रखा है। तो इसमें जो निकलती है वो 1/2 तो इसमें लगा लीजिए, लगा रहेगा। और यहाँ पे m1 m2 u1 स्क्वायर, m1 m2 u1 स्क्वायर, क्योंकि वेलोसिटी इनिशियली सिर्फ बॉडी 1 की थी, बॉडी 2 की तो थी नहीं। हमें पहले जो गिवन है उसी के टर्म्स में निकालना है आंसर। आप v के टर्म्स में नहीं निकालेंगे, v तो बाद में आता है। जो इनिशियली गिवन वैल्यूज हैं क्वेश्चन में, उसमें m1 m2 u1 u2 यही दिया होता है। तो जो फॉर्मूला है लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी का, डिवाइडेड बाय 2m1 प्लस m2, नीचे m1 प्लस m2 ही रहेगा, ये भी आप रख सकते हैं। तो ये हमने इनइलास्टिक कोलिजन का जो भी हो सकता था वो डिस्कस कर लिया है। अब हम लोग इसको फिनिश करें। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, मैं आगे बढ़ूं। मिटा दूं इसको? आप अपने बुक से एक बार अपने हाथों से प्रैक्टिस कर लीजिएगा और अपने मतलब के हिसाब से उसकी समरी बना लीजिए, ठीक है? ये फॉर्मूले आपको लर्न करने हैं, समझने हैं। अब इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक का मतलब जिसमें एनर्जी और मोमेंटम दोनों कंजर्व रहते हैं इन 2 डायमेंशन। एक ही केस इसमें दिया हुआ है, बहुत आसान है आपके लिए समझना। 1 डायमेंशन और 2 डायमेंशन हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उससे ज़्यादा कर चुके हैं। इसके लिए सबसे पहले लेट अस कंसीडर बॉडी विद मास m2 और एक बॉडी मास m1 वाली, इसकी वेलोसिटी u1 है और ये u2 जो है 0 ले लीजिए या एट रेस्ट, आपने जूम कर लिया। जब ये कोलाइड करेंगे, कई बार ऐसा होता है कि कोलिजन के बाद ये स्ट्रेट लाइन में न चल के ये m2 मास वाली जो बॉडी है वो v2 वेलोसिटी से चली इस डायरेक्शन में। ये इनिशियल लाइन थी हॉरिजॉन्टल, u1 की डायरेक्शन थी, मतलब m1 मास के वेलोसिटी की डायरेक्शन थी। अब ये जो है दूसरी वाली जो है सपोज करते इस डायरेक्शन में जाती है v1 वेलोसिटी से, ये m1 मास वाली है। मतलब इलास्टिक कोलिजन पढ़ रहे हैं हम लोग, इसमें दोनों बॉडी आपस में स्टिक नहीं कर रही है। यूं मारा, बिलियर्ड वगैरह आपने खेला है या वो क्या होता है वो कैरम, दोनों यूं झटक जाते हैं। इस तरीके से आप उससे आप इमेजिन कर सकते हो, उसकी कल्पना कर सकते हो। सपोज करते हैं कि जो हमारी एक्स एक्सेस है या हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये θ1 एंगल बना है, ये θ2 एंगल बना है। आप पहले से जानते हैं कि लीनियर मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी जानते हैं, वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो आप देखेंगे कि इस v1 के 2 कंपोनेंट आप रिजॉल्व कर सकते हैं। इधर वाला कंपोनेंट कौन सा होगा? v1 cos θ, θ1 कहते हैं, ठीक है? क्योंकि 2 एंगल अलग अलग हो गए, दोनों को थीटा नहीं कह सकते कि समान एंगल से चलेंगे। और इस वाले का कंपोनेंट v2 cos θ, इसका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है v1 sin θ1 और इधर v2 sin θ। आपको सबको समझ में आ गया? अब अगर हम वेक्टर के नियम के हिसाब से चलेंगे तो दोनों डायरेक्शन में आपको कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के लिए इक्वेशन बनानी पड़ेगी, है ना?
तो अब आप देखिए कि हम जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसके लिए क्या बनाएंगे। इनिशियली जो मोमेंटम था बिफोर कोलिजन, मैं अलग अलग लिखता हूं, बिफोर कोलिजन ये है और आफ्टर कोलिजन हम यहां लिखते हैं, आफ्टर कोलिजन, संघटित के पहले संघटित के बाद। तो ये जो पैरेलल कंपोनेंट है उसमें m1 u1 ही है, इसी डायरेक्शन में है। और आफ्टर कोलिजन क्या है बताएंगे आप? +0 है ये, इसका तो 0 ही था। इधर है m1 v1 cos θ1 प्लस m2 v2 cos θ2, यही तो हुआ। दूसरे वाले में जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है उसमें क्या है 0, मतलब है ही नहीं, परपेंडिकुलर कंपोनेंट था ही नहीं था, बिफोर कोलिजन कोई था ही नहीं। अब परपेंडिकुलर कंपोनेंट में आप जानते हो कि ऊपर वाला प्लस लिया जाता है, नीचे वाला माइनस लिया जाता है, और फिर जो अपोजिट वेक्टर्स हैं तो डिफरेंस तो हो गई होगा उनका। तो ये होगा m1 v1 sin θ1, ये तो प्लस में होगा, माइनस m2 v2 sin θ2। तो ये इक्वेशन हो गई हमारी 1 और ये इक्वेशन हो गई। एक इक्वेशन एनर्जी की भी लिख लेते हैं भाई। इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम भी कंजर्व होता है और एनर्जी भी। एनर्जी लेकिन स्केलर क्वांटिटी कैसी है? स्केलर या अदिश राशि है। ऊर्जा एक अदिश राशि है और अदिश राशि में कंपोनेंट रिजॉल्व नहीं होते, है ना? तो सीधे सीधे उनका मैग्नीट्यूड लिखना पड़ेगा, बिफोर कोलिजन कितनी एनर्जी है और आफ्टर कोलिजन। तो ये तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से दो इक्वेशन मिली। इक्वेशन 1 इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ फर्स्ट बॉडी या कोलाइडिंग बॉडी, और ये परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कोलाइडिंग बॉडी। तीसरी हम एनर्जी कंजर्वेशन से लगाएंगे, बिफोर कोलिजन भी हाफ m1 u1 स्क्वायर, और प्लस तो 0 ही है, दूसरी वाली तो रेस्ट में है। राइट हैंड साइड में हाफ m1 v1 स्क्वायर, स्केलर क्वांटिटी है, इसी डायरेक्शन में चल रही है, इसे क्या लेना देना। और दूसरी हाफ m2 v2 स्क्वायर, ये इक्वेशन 3 है। अगर आप ध्यान देंगे, पूरी हम मतलब मैथमेटिक्स नहीं करेंगे, बेसिक आपने जान लिया क्या सिचुएशन होती है, दो डायमेंशन कैसे बनती हैं, जब मोशन एक प्लेन में हो गई, एक ही डायरेक्शन में नहीं चली, ठीक है। बॉडी 1 मेकिंग एन एंगल θ1 आफ्टर कोलिजन जा रही है, बॉडी 2 मेकिंग एंगल θ2 जा रही है। तो अब वो एक लाइन में तो नहीं रही, एक वन डायमेंशन में तो नहीं रही, अब वो 2 डायमेंशन में हो गई। तो हमने जो भी फिजिक्स पहले से वेक्टर की पढ़ रखी थी, वेक्टर के नियम के हिसाब से उसको हमने लगाने की कोशिश करी और सफल भी हुए। उसके अलावा जो इलास्टिक कोलिजन का जो नियम है, सिद्धांत है, जो बेसिक है, उनको भी लगा लिया। भाई मोमेंटम कंजर्व रहता है, एनर्जी कंजर्व रहती है, और वेक्टर के नियम के हिसाब से हमने जैसा जैसा नियम कहता गया वैसे वैसे हम करते गए, अपने आप 3 इक्वेशन हमको मिल गई। यही तो हुआ। अब इसमें क्या हुआ कि इसमें हमने एक दिक्कत इसमें यह है कि वेरिएबल 4 है इसमें और इक्वेशन 3 है। 4 इक्वेशन होनी चाहिए, 4 वेरिएबल के सॉल्यूशन को निकाल। आपका नियम पता है समीकरण या इक्वेशन के बारे में?
अगर वेरिएबल जितने होंगे उतनी जैसे एक्स वाई दो वेरिएबल हैं तो दो इक्वेशन होंगी तभी सॉल्यूशन निकलेगा। तीन वेरिएबल हैं तो तीन इक्वेशन को सॉल्व किया जा सकता है। चार वेरिएबल हैं तो चार इक्वेशन। अब इसमें एक समस्या ये है कि इसमें चार वेरिएबल हैं, u1 u2 θ1 θ2, इक्वेशन चार है। कैसे सॉल्व किया जाए? केवल एक ही चीज है कि चार में से एक कोई गिवन हो जाए तो तीन ही बचेंगे वेरिएबल, तो उसके बाद सॉल्व किया जा सकता है। इसके लिए इन्होंने क्या किया, देखिए पहले जो किताब में है जिसको आपको पढ़ना पड़ेगा वो मैं पढ़ के सुनाई देता हूँ इनकी भाषा में। हियर v1 v2 θ1 θ2, सॉरी इन्होंने बाद वाले जो निकालने वाले ये तो गिवन ही थे u1 u2, बाद में जो आने हैं वही कोलिजन के बाद जो प्रकट हुए वो चार हैं। एक तो एंगल पैदा हो गया θ1 θ2, वेलोसिटी 1 वेलोसिटी 2। तो इन्होंने कहा कि यार v1 v2 θ1 θ2 आर दी फोर अननोन क्वांटिटीज व्हिच कैन नॉट बी डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ अबव थ्री इक्वेशंस। तीन इक्वेशन से इनको डिटरमाइन नहीं किया जा सकता। इन केस इफ वन क्वांटिटी, सपोज करते हैं इन्होंने एग्जाम्पल दिया कि θ1 इज नोन, अगर θ1 हमें पता चल जाए तो हम बची खुची चार निकाल सकते हैं। हियर वी सॉल्व दीज इक्वेशंस फॉर गिवन θ1। हमने क्या किया, ये सॉल्व करके जो दिखा रहे हैं एक केस लिया है सॉल्व करने का। तो केस में इन्होंने सबसे पहला काम किया कि m1 m2 को बराबर करेंगे। दूसरी चीज गिवन θ1 ले लिया, जैसा इन्होंने कहा था कि एक किसी को ले लीजिए तो हम सॉल्व कर सकते हैं। जब इन्होंने ये सारी चीजें ली तो लेने के बाद जो सॉल्यूशन हुआ उसमें जो चीजें निकल के आई, सॉल्व आप अपना करना चाहें तो कर लीजिएगा, ना करना चाहें मत करिए। ये बेसिक जरूर जान लीजिए इन्होंने क्या क्या मतलब की बातें निकाली हैं जो कि आपके ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से सही मतलब जरूरी हो सकती है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसको मैं मिटा सकता हूँ, ये सब आपने अच्छे से समझ लिया है। तो मैं इस सिचुएशन में इसको सॉल्व करना चाहूँ, मतलब सॉल्यूशन के बाद जो जो बातें मतलब की निकली हैं वो हम बताना चाहते हैं, ठीक है। जैसे इन्होंने सॉल्व हम नहीं करेंगे, आज तबीयत भी बहुत अच्छी नहीं है मेरी। एक तो ये निकला v2 इक्वल टू u1 साइन थीटा। दूसरी चीज निकली है v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर इक्वल टू u1 स्क्वायर। समझे? अब ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बनेगा तभी तो हो पाएगा। यानी v1 और v2 एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। जैसे ये हमने फिगर बनाया था v1 v2, इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा, यानी एक θ1 था एक θ2 था, यानी θ1 प्लस θ2 इक्वल टू 90। मतलब इस टाइप की प्रॉब्लम अगर ऑब्जेक्टिव में बनती है कोलिजन इन टू डायमेंशन तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये बात निकल के आती है। ये प्रूविंग जब से डिस्क्रिप्टिव होता है तो यही प्रूव कराने के लिए पूछा जाता है कि प्रूव दैट आफ्टर कोलिजन द टू बॉडीज मूव मेकिंग 90 डिग्री एंगल, या सीधे सीधे मैथमेटिकल लिखा प्रूव दैट θ1 प्लस θ2 इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये इनके मतलब के निकले हैं। दस इन परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ इक्वल मासेस, हमने केस क्या लिया था m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू m। इन्होंने कंक्लूड किया इन ए परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ इक्वल मासेस इन टू डायमेंशंस इफ वन पार्टिकल इज इनिशियली एट रेस्ट, वो भी बात इसमें जोड़ दी कि शुरुआत में एक पार्टिकल रेस्ट में है, द टू पार्टिकल्स ऑलवेज मूव ऑफ एट राइट एंगल्स टू ईच अदर आफ्टर कोलिजन। ये बात इन्होंने निकाली है। बस मुझे मेरे हिसाब से तो इससे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा ये
लास्ट का टॉपिक है। इससे ज़्यादा पूछने की इसमें वो नहीं बनती है। मैं ये चाह रहा हूँ कि आप इसमें से अपने हिसाब से जो क्वेश्चन आपको अच्छे लगें ऑब्जेक्टिव थ्योरेटिकली और जो बेसिक के पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी बातें हो सकती थी उनको मैंने आपके सामने रखा, ठीक है। इसके आगे बताना उचित नहीं है। ये जो यूनिट 1 है यहीं पे सारा सिलेबस ख़त्म होगा, ठीक है। अब जो यूनिट 3 है उसको हमें करना होगा। यूनिट 2 ऑलरेडी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। यूनिट 3 में सिर्फ 2 टॉपिक बचे हैं, उसमें से एक टॉपिक हम कल उसको कंसीडर करेंगे। हाँ, ये ध्यान रखिए आप कि क्या मैं इनके जैसे कि पहले यूनिट 2 में हमने डाले थे क्वेश्चंस कौन से आपको मतलब ट्राई करने कौन से नहीं करने हैं, वो कहिए तो मैं उस पर डाल दूंगा, व्हाट्सएप पे ही डाल दूंगा कहीं ना कहीं हम जब मौका मिलेगा। हालांकि मेरी अभी तबीयत गड़बड़ होती है तो 10-12 दिन लगते हैं। मैं सैटरडे को आया भी नहीं था, तो फिर भी आप अच्छे से रिवीजन करना शुरू कर दीजिए। और लास्ट मोमेंट के लिए मेरी पर्सनल आपको सलाह है, लास्ट मोमेंट पे सारी चीज़ें हौज पौज हो जाती हैं, मिक्सअप होती हैं, कन्फ्यूजन्स होते हैं, केयरलेस मिस्टेक्स होती हैं। इसलिए आराम से कछुए की चाल से चलते हुए मेमोरी में रिटेन करते हुए पढ़ना जारी रखें। एक दिन भी आलस न करें। जो कंटिन्यूअसली लगा रहता है वही विजेता होता है। ये सामान्य बातें नहीं है, ये बहुत ज़रूरी बातें हैं आपके लिए। ज़रा सा भी आलस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपने को स्वस्थ फील कर रहे हैं और आपके पास मार्जिन है तो आप अपने आप को पढ़ाने में व्यस्त करें, सीखने में लगाएं और रिलैक्स माइंड से सीखेंगे। मेमोरी में कैसे रिटेन होता है, सबकी मेमोरी का अलग अलग तरीका होता है। कंप्यूटर तक की मेमोरी होती है। आप टाइप करते जा रहे हो, उसके बाद अगर आपने सेव ना करी फाइल और बिजली चली गई तो उसके बाद वो फाइल ही उड़ जाती है। जैसे आपने पढ़ा और आपने अपने मेमोरी में ठीक से सेव करने के लिए रिवाइज नहीं किया तो सब अच्छा लगता रहा, बाद में पछताएंगे अरे अब तो क्या करें, है ना। इसलिए आप प्रकृति के नियम को पहचानिए और उसके अनुसार अपने मेमोरी में चीज़ों को स्टोर करिए, है ना। जब तक आप ये नहीं करेंगे तब तक आपको फ़ायदा नहीं होने वाला। और इसके लिए ज़रूरी है कि कंटिन्यूअस लगातार प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है। फिर इसको बंद करिए। थैंक यू वेरी मच।